रिश्तों की इस भीड़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता जो आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, रिश्ता लाइफ पार्टनर का। तो कभी एक दूसरे में खामियां निकालते हुए तो कभी एक दूसरे को दुरुस्त करते हुए ये सफ़र यूं ही बीत जाता है और ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र भी लगता है। तो अपनी वही लाइनें एक बार फिर से दोहराऊंगी कि कभी खामियां तुम में निकाली तो कभी खुद को दुरुस्त किया, कभी खामियां तुम में निकाली तो कभी खुद को दुरुस्त किया, कभी प्यार जताया कभी गुस्सा, टूटे बिखरे 100 बार कभी फिर से जोड़ लिया, कभी रास्ते बिल्कुल सीधे थे कभी सफ़र मुश्किल में भी साथ दिया, दो अजनबी फिर दोस्त हुए, दोस्त से महबूब हुए और महबूब पे फिर सब कुछ फिदा किया, कभी खामियां तुम में निकाली तो कभी खुद को दुरुस्त किया। So hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life. फैमिली की खुशियों का फाउंडेशन कह सकते हैं आप इस रिश्ते को, क्योंकि अगर इस रिश्ते में थ्रू अंडरस्टैंडिंग 70% चीज़ें भी ठीक हैं तो ये दोनों जन मिलके हर चीज़ को ठीक करने की काबिलियत रखते हैं। और अगर इस रिश्ते का बेस ही कमज़ोर है तो आपके आसपास हर छोटी प्रॉब्लम भी आपको बड़ी होती हुई नज़र आएगी। तो चलिए फिर आज हम कुछ कॉमन इश्यूज़ क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में और उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने के लिए क्या ट्राई करना चाहिए, और साथ ही अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कॉमन इश्यूज़ की अगर हम बात करें, पता हम सबको है कि कई बार बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं या एक दूसरे को वक्त ना दे पाना भी एक रीज़न होता है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करना। अच्छा, जॉइंट फैमिली में तो अदर फैमिली मेम्बर्स का जो इंटरफेरेंस होता है वो भी इस रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ भी एक प्रॉब्लम बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू जो आज यंग कपल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है ईगो क्लैशेस। हर चीज़ जल के राख हो जाए चाहे, पर हमारी ईगो टस से मस नहीं होनी चाहिए। देखो, जब आपने किसी को पार्टनर चुन लिया तो ये ईगो वाला एलिमेंट जो है ना, उसे निकाल के उसी वक्त साइड रख दो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बार बहुत सारी सिचुएशंस भी आएंगी और तरह तरह के लोग भी आएंगे जिनसे आपके बीच में बहुत बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आना पार्ट है इस रिलेशन का भी और आपकी लाइफ का भी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ठीक तब होंगी जब आप तहजीब और तमीज़ के साथ उस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर ईगो बीच में रहेगा तो इस काम को अंजाम तक वो कभी पहुंचने ही नहीं देगा। और इस रिश्ते में ईगो कभी आता ही नहीं है जब इस रिश्ते में प्यार से भी पहले हम रिस्पेक्ट लेके आते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है ना जिस रिश्ते में, वहाँ मैं ही क्यों पहले करूँ, हमेशा मैं ही क्यों सॉल्व करूँ, ये सब चीज़ें फिर नहीं आती, बल्कि बात बंद हो जाने तक की नौबत भी नहीं आती। मतलब रात को सोने से पहले सब रिजॉल्व करके सोना है, ये आपका रूल नंबर 1 होना चाहिए। अगर मैं ही बात करूँगा या सिर्फ मैं ही बात करूँगी तो उसके तेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन सारे जजमेंट्स का क्या मतलब है? सारी दुनिया एक तरफ, तू और मैं एक तरफ, ये वाला एटीट्यूड होगा तो ये रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग और हैप्पी रिलेशन बन पाएगा। अच्छा, अब बाकी के इश्यूज भी अगर आप देखो ना तो सब इंटरकनेक्टेड हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है, और वो क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाते। कोई इशू हो गया वो इंक्रीज ही होता जाएगा अगर आप बैठ के बात करने का वक्त ही नहीं निकालोगे। लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए बात करनी है ना, तो हमें वो ईगो भी साइड रख के फिर बैठना होगा। कई बार बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन आपने ध्यान से सुनी भी नहीं और जजमेंट बना ली कि अच्छा तुम्हारी बात का ये मतलब है। अपनी बात कहने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज करने का टाइम ही नहीं होता हमारे पास, बहुत जल्दी पड़ी होती है हर टाइम, बस कुछ बोलना है हमको, और सुनते तो आजकल हम है ही नहीं। लिसनर बनना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि सुनते कैसे हैं, और सुनना है समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। आपको उसकी बात पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, उसे बात पूरी करने तो दीजिए और जवाब देने का टाइम ले लीजिए। तब तक उन्हें फिर से दोबारा इस चीज़ पे सोचने के लिए कह दीजिए, है ना। ये रिश्ता पूरा हिल जाता है जब हम कभी भी उठ के कुछ भी बोल देते हैं। अपनी बात कहने के लिए सही समय का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। किस्से तो और भी बहुत हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे सिफारिश लगाई, कोई बात पापा से उसको मनवानी थी जो वो मान नहीं रहे थे।
तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टाइम देख के बात करूँगी। और 3-4 दिन वो मेरे पीछे ही पड़ा रहा, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बात करी कि नहीं करी, मम्मा आप कब बात करोगे। मतलब सुबह शाम उठते बैठते बार बार वो मुझसे यही पूछता था, पूछा आपने। बच्चे हैं ना, तो पेशेंस की थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन मैं उसको हर बार यही कहती थी जो सही टाइम होगा मैं उसी टाइम पे बात करूँगी। क्योंकि अगर वो किसी स्ट्रेस में हैं या किसी चीज़ से वो इरिटेटेड हैं, तब मैं उनसे ये बात करूँगी तो ऑब्वियसली जवाब ना ही आएगा। और वैसे भी जब आप कोई बात कर रहे होते हो, कोई और बात चल रही होती है और बीच में अचानक आप वो बात डाल देते हो, तो सामने वाला भी आपकी प्लानिंग देखो समझ ही जाता है ना। तो अलाइन करना होता है दो टॉपिक्स को आपस में, और सही मौका देखकर बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है और कहकर बस छोड़ दो, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना होता। और ऐसा ही किया था मैंने, क्योंकि उस चीज़ को लेकर उनकी ना ही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ खास जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस कह के बात को ख़त्म कर दिया। और मैंने भी जवाब लेने की कोई ज़्यादा ज़िद नहीं की, और 2 दिन के बाद उन्होंने खुद ही उदय को यस बोल दिया था। मतलब अगर वो ना भी बोल देते तो भी कोई बात नहीं थी, सामने वाले की नो की भी रिस्पेक्ट करनी है, यही तो सीखते हैं हम अपने रिश्तों में। देखो, कोई भी 2 लोग जब साथ में रहते हैं ना, तो किसी बात पे आर्गुमेंट हो जाना, नोक झोंक हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन उस वक्त कोई एक भी अगर समझदारी दिखाए तो झगड़े बढ़ते नहीं हैं। मतलब कोई एक अगर स्टेप बैक लेकर साइड हो जाए तो आप एक दूसरे को बहुत कुछ कहने और एक दूसरे से बहुत कुछ सुनने से बच जाते हो, और इस काम को कमज़ोरी नहीं कहते हैं। ये स्टेप हमेशा वही इंसान लेगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। लेकिन ये करने की बजाय अगर कोई ये करे कि एक छोटा सा आर्गुमेंट चाहे फाइट मोड पे चला जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, और इवन कि जीतने के लिए पास्ट के भी कुछ इश्यूज़ को पकड़ पकड़ कर प्रेजेंट में लेके आएंगे। और अगर अपने रूम को या घर को ही सही जंग का मैदान बना दिया और खुद को पार्टनर्स की बजाय फाइटर्स बना दिया, तो फिर कहने की बात नहीं है कि धीरे धीरे अटैचमेंट्स कम होने लगती हैं। फिर एक दूसरे से बात करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, एफर्ट्स दोनों तरफ से होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कोई एक ही पर्सन ट्राई करते करते इरिटेट होने लगता है। मतलब 50-50 ना सही, एटलीस्ट 60-40 तो होना ही चाहिए। 70-30 में भी चलो हम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से, लेकिन इससे नीचे तो अगर कोई निभा रहा है तो डेफिनेटली वो एक फीमेल ही हो सकती है, और वो निभाने का रीज़न प्यार तो कभी नहीं होता, मजबूरी ही रहती है, डिपेंडेंसी या बच्चों की। देखो, शायद मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि अगर आप लाइफ पार्टनर्स हो तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ की हर चीज़ पे आपके जो विचार हैं वो सेम ही होंगे, और हर चीज़ पे आपको साथ में एग्री होना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट थॉट्स को रिस्पेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता, करना बस उतना ही है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना और कुछ को एक्सेप्ट करने में तालमेल ही बिठाना है। फाइनेंसेस की बात करूं तो वो कभी स्ट्रांग होंगे तो कभी टाइम टफ भी देखना पड़ेगा। जब कंडीशंस अच्छी होती है ना तो सब बहुत सही रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, और यही वो टाइम होता है जब रिलेशंस ख़राब भी हो सकते हैं, या कुछ कपल्स इस दौरान एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और यही समझदारी की निशानी है, क्योंकि ये जो टफ टाइम है ये टेस्टिंग के लिए आता है। ये वक्त तो देखो निकल ही जाना है, लेकिन ऐसे वक्त में अगर दिलों में एक बार दूरियां आ जाएं तो वापस से करीब आना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जब भी आप गुस्से में कुछ बोल रहे हों तो ऑलवेज बी केयरफुल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिचुएशंस भी आएंगी और लोग भी आएंगे, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है। आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हो अपने रिलेशन के अच्छे या बुरे के लिए। फैमिली मेम्बर्स को कई बार पता नहीं चलता, लेकिन उनका अननेसेसरली इंटरफेरेंस भी एक रिलेशन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। लेकिन वही मैंने कहा कि कोई और इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं भी कर रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लापरवाही इस रिलेशन को स्पॉइल कर सकती है। और जब भी हम स्पेस देने की बात करते हैं ना तो अक्सर यही बात कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में काहे का स्पेस, हम तो 2 जन एक जान होते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी हमें अपनी पर्सनल स्पेस अच्छी लगती है, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमें अपने तक रखना ही अच्छा लगता है, इसलिए एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ में, हर काम में दखलंदाजी या हर रोज़ 100 सवाल करते रहना भी ठीक नहीं होता। ये रिश्ता लॉयल्टी के बेसिस पे चलता है, और अगर लॉयल्टी नहीं है ना तो आप कितने ही सवाल कर लो, कितना ही पीछा कर लो, ज़बरदस्ती का प्यार और इज्जत किसी काम की नहीं होती। डिफरेंसेस क्यों आए हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसे जानना ज़रूरी है और उसी पे काम करना है।
बस इतनी सी गेम है। चलो अब ऐसा है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। मतलब एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश तो की जा सकती है ना, क्योंकि देखो दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि अगर कुछ खराब हो गया है तो वो खराब ही चलता रहे। कोशिश करनी पड़ेगी दोनों को। हो सकता है किसी एक को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, और ये एफर्ट वो लगाएगा जो थोड़ा प्रैक्टिकल कम और इमोशनल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, बहुत सारे इमोशंस का मिक्सचर। तो कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिनका यूज़ हम अगर करें तो कुछ ही दिनों में आप अपने रिलेशन में बहुत अच्छे चेंज देख पाओगे। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, उसे अनदेखा कर दो ताकि आप क्रिटिसाइज ना कर पाओ। और ऐसे ही बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे अप्रिशिएट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि जब काफ़ी वक्त के बाद आप ये सब नया ट्राई करोगे ना तो थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन अच्छे बदलाव लाने के लिए थोड़ा वियर्ड लगना भी ठीक है ना। जैसे कि ये कह देना कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, अचानक से सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाएगी लेकिन खुश भी हो जाएगी, है ना। तो ऑफिस जाते हुए आपने अगर ये कह दिया कि आई लव यू या मैं आपका वेट करूँगी, तो कितना अच्छा लगता है। अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्चुअल में खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सिंपल सी सब्जी और प्लेट में पड़ी चपाती की भी तारीफ करोगे। एक्चुअली हम हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं। 100 चीज़ें और 200 तरह के स्ट्रेस दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, तो कहाँ टाइम मिलेगा, कहाँ याद रहेगा ये सब चीज़ें करने का। लेकिन चेंजेस भी इन्हीं से ही आने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने पार्टनर को दिन में 7 बार हक करते हो तो आप काफ़ी क्लोज आ सकते हो। लेकिन खैर 7 बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ दिन में 1 बार तो किया जा ही सकता है। और आपका ये जेस्चर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगा, ट्रस्ट मी। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी चीज़ें कहती हूँ। और एक और चीज़ मैं कहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कि रात को सोने से पहले हम सब अपने फ़ोन पे बिजी होते हैं। कभी ऐसा करके देखो कि सोने से आधा घंटा पहले आप फ़ोन साइड रख दो, बात करो, और ये रोज़ करो। लेकिन मेक श्योर कि उस कॉन्वर्सेशन में ना तो कंप्लेंट्स हों और ना ही क्रिटिसिज्म। जब आप ये चीज़ स्टार्ट करते हो ना, और डेली बात करते करते आप देखोगे कि ऐसे बहुत से टॉपिक्स निकल के आएंगे जिन पे आपको लगेगा कि आपने सालों से बात नहीं की है और इन पे बात करना कितना ज़रूरी था। हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्या ही इफेक्ट डालेंगी, मतलब इनसे क्या ही होगा। लेकिन सच में ईगो साइड रख दो और इन्हें फॉलो करके देखो तो पता चलता है कि रिश्ता क्या से क्या हो जाता है। तो इस रिश्ते में प्यार से पहले इज्जत का भाव और पार्टनर से पहले दोस्त हो जाएं तो ये सफ़र बहुत आराम से कट जाता है। तो कम से कम 3 साल पहले मैंने कुछ लाइंस लिखी थी अपनी एनिवर्सरी पे और आपके साथ शेयर भी की थी। चलो आज एक बार फिर से उनको याद करते हैं कि कैसे एक रिश्ता अनमोल हो जाता है, लाइफ पार्टनर कैसे एक दोस्त हो जाता है, कैसे एक रिश्ता अनमोल हो जाता है, लाइफ पार्टनर कैसे एक दोस्त हो जाता है। सीखा है तुमसे, कुछ तुम्हें भी सिखाया है, करम है ये मेरा जो साथ तेरा पाया है। हर मंजिल का हर रास्ता तय किया है साथ में, एक बार नहीं छोड़ा जब से हाथ लिया है हाथ में। रूठना मनाना सब खास हो जाता है जब लाइफ पार्टनर एक दोस्त हो जाता है। ये रिश्ता वैसे ही बहुत खूबसूरत है और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।